Finally, I'm back with GS पेपर 4 एथिक्स इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। बहुत सारे बच्चों ने इस पे बड़ा ज़्यादा मेरे को शिकायत की, गुस्सा भी दिखाया कि सर आप फालतू की चीज़ों में लग गए, ये छोड़ दिया। तो यार देखो, कुछ चीज़ फालतू नहीं होती। जो एक बंदे के लिए इंपॉर्टेंट होता है दूसरे के लिए शायद उतना इंपॉर्टेंट ना हो। वो कहा जाता है ना कि जो तूफ़ान आता है, जब बाढ़ आती है तो रिजॉइस करती हैं मछलियाँ और मरती हैं चींटियाँ। जब सूखा पड़ता है तो चींटियाँ रिजॉइस करती हैं और मछलियाँ मरती हैं, वैसा ही है। तो चलो देख लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट था। मेरा उसको डिले करने का जो पर्पस था वो ये था कि प्रीलिम्स पास आ रहा था, तो मुझे नहीं लगता था कि इतना ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे ये पेपर डिस्कस करना, तो इसलिए शायद मैंने उसको डिले किया। बट अब बना लिया तो चलो आपसे शेयर भी कर लेते हैं। सबसे सिलेबस के बारे में देखते हैं। यार सिलेबस में आपके साथ रीड आउट करने का मेरा जो मतलब एक पीछे इसके जो मंशा है, मोटिव है, वो ये है कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए। जब तक आपको सिलेबस नहीं ना पता होगा तब तक आप अच्छे से उसके लिए प्रिपेयर नहीं हो सकते। तो एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, एसेंस, डिटर्मिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस, डायमेंशंस ऑफ एथिक्स। मतलब इन शॉर्ट ये है कि यार एथिक्स होता क्या है और ह्यूमन एक्शंस में हम उसको कैसे जज करते हैं, राइट रॉन्ग, गुड बैड। या हम कई बार वर्ड यूज़ करते हैं ना कि माई एक्शन वॉज राइट और रॉन्ग, ये गुड था, बैड था, ब्यूटीफुल था, अगली था। तो ये इस टाइप की वैल्यू बेस्ड सिस्टम हम किसी भी एक्शन के साथ या किसी भी ह्यूमन बिहेवियर के साथ कैसे एसोसिएट करते हैं, उसके लिए कुछ जजमेंट जो होती है, दैट इज़ द क्रक्स ऑफ एथिक्स बेसिकली। तो ह्यूमन वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं? लेसन्स फ्रॉम द लाइव्स एंड टीचिंग्स ऑफ ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इनकलकेटिंग वैल्यूज़। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ह्यूमन वैल्यूज़ क्या होती हैं, और लेसन्स फ्रॉम द लाइव्स ऑफ द टीचिंग्स ऑफ ग्रेट लीडर्स। ये इस टॉपिक के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि यार बहुत सारे ग्रेट टीचर्स हैं, बहुत सारे ग्रेट लीडर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मर्स हुए। अब हम किस किस के बारे में पढ़ेंगे, इसके लिए ज़्यादा सिरदर्द लेने की ज़रूरत नहीं है। बड़े सारे बुक्स, बड़े सारे नोट्स मार्केट में हैं जिसमें आपको दुनिया भर के जितने थिंकर हैं सबके बारे में लिखा होगा। हमेशा एक चीज़ याद रखना, आपको कॉस्ट इफेक्टिव वे में स्टडी करनी है। आपको दूसरों से बेटर होना है। वही बोलते ना, शेर पीछे लगा था तो आपको शेर से तेज़ नहीं भागना, बस दूसरे से तेज़ भागना है कि शेर उसको खा ले। तो आपको यहाँ पे कंपटीशन के अंदर दूसरों से बेटर मार्क्स लाने हैं, आपको परफेक्ट पेपर नहीं करना। तो इतना कॉस्ट इफेक्टिव वे में पढ़ना है कि आप अगर ये सब पढ़ने लग पड़ोगे ना, ये सारे लीडर वीडर आप उठाने शुरू कर लोगे तो आपको पूरी ज़िंदगी इसमें निकली जाएगी। क्योंकि एक एक थिंकर, एक एक लीडर जो ग्रेट लीडर है ना, उसके ऊपर आप पूरी की पूरी पीएचडी कर सकते हो। तो इनके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ सकते। अगर किसी को शौक है थोड़ा बहुत बुक वुक पढ़ता है तो दैट इज़ अ वेरी गुड हैबिट, बट ज़्यादा मगजमारी नहीं, मैं यही बोलूँगा। रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इनकलकेटिंग वैल्यूज़, सोचने वाले पॉइंट है। दिस इज़ ओनली टू थिंक, ये फॉर्डर है कि क्या रोल होता है फैमिली का, आपके स्कूल्स का, आपको वैल्यूज सिखाने में। बहुत प्राइमरी रोल होता है। बच्चा घर से ही सीख करके जाता है कि चोरी नहीं करनी है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उसको फर्दर सेक्युलर पॉलिटिकल वैल्यूज़ उसके अंदर जो हैं वो इनकलकेट करते हैं। तो ये इनके क्या रोल हो सकते हैं? थिंक अबाउट इट। हर चीज़ किताबों में नोट्स दे दो, अपने पीडीएफ दे दो मेरे को, मैंने वहाँ से पढ़ना है, वैसे नहीं होता। आपको खुद से भी कुछ चीज़ें सोचनी है। थिंक ऑफ इट, राइट इट डाउन समवेयर। ये एक मात्र ऐसा पेपर है जहाँ पे आपके खुद के व्यूज़ इंपॉर्टेंट होंगे। आपसे जो पूछा जाएगा, जो आपको सही लगता है वो इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे आप वो लिबर्टी ले सकते हो। यू हैव दिस लिबर्टी टू राइट व्हाट यू फील इज़ राइट। ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एटीट्यूड, एटीट्यूड, कंटेंट, स्ट्रक्चर, कुछ नहीं मैंने इसके बारे में पढ़ना आगे। एटीट्यूड मैं कुछ चीज़ों को अंडरलाइन कर रहा हूँ, ह्यूमन वैल्यूज़, एथिक्स, ठीक, बस इतना सब ये सफिशेंट था जो मैंने आपको एनसर्कल करके दिखाया। उसके बाद अगले पेज पे चलते हैं। एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज़ ऑफ, ये इसको मैं एनसर्कल कर रहा हूँ एप्टीट्यूड को, ठीक है। उसके बाद आते हैं फाउंडेशनल वैल्यूज़ ऑफ सिविल सर्विसेज, इसको भी मैं एनसर्कल कर लेता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब नीचे वैल्यूज़ भी लिखनी है। देखो आपको सिर्फ उसने बोला नहीं है कि आपको सर्च करना है, उसने बता भी दी है। इंटेग्रिटी नीचे लिखा है, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टिसनशिप, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन, पब्लिक सर्विस, एम्पैथी, टॉलरेंस, कंपैशन टुवर्ड्स अ वीकर सेक्शन। ये साथ साथ बता भी दी कि भाई वैल्यूज़ हैं क्या, वैल्यू क्या है सिविल सर्विसेज की, वो बता भी दी आपको साथ साथ। इस पर एक नोलन कमेटी है, नोलन कमेटी, वो भी आप देख लेना। उसमें भी कुछ वैल्यूज़ जो थी वो बताई थी कि क्या थी, एक फाउंडेशनल वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं। लेकिन इनकी वैल्यूज़ भी आपने याद रखनी है। रटा मार लो इन सबको, ठीक है। यहीं पे पहले रुकता हूँ, कुछ आपको चीज़ें बताता हूँ आपको करना क्या है, पढ़ाई के लिए आपको क्या करना है। जो जो चीज़ें मैंने अनसर्कल की सिलेबस में, इनके ऊपर एक नोटबुक उठाओ, ध्यान से सुनना, एक कॉपी उठाओ, इनको गूगल सर्च करो। अगर आपके पास कोई बुक है तो बुक लो, इनकी बेस्ट से बेस्ट डेफिनेशंस विद बेस्ट से बेस्ट एग्जाम्पल
अपनी कॉपी में लिखो। एथिक्स की डेफिनेशन 3-4 एग्जाम्पल के साथ, ह्यूमन वैल्यूज़ क्या होती हैं, डेफिनेशन 3-4 एग्जाम्पल के साथ, रियल लाइफ स्टोरीज का कनेक्ट करते हुए, फैमिली का रोल और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ये सब क्या हो सकते हैं, उसके ऊपर आपने 5-7 पॉइंट लिखो। एटीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड क्या होता है, उसकी डेफिनेशन और उसकी 5-7 एग्जाम्पल्स अपनी कॉपी में लिखो। एप्टीट्यूड क्या होता है, ये एप्टीट्यूड है ना, ये क्या होता है, इसकी 5-7 एग्जाम्पल्स आप अपने उसमें लिखोगे। हाँ, तो फाउंडेशनल वैल्यूज़, अब इसके बारे में बताना बड़ा ज़रूरी है। इंटेग्रिटी क्या है, लिखो, डिफाइन इट, प्रॉपर डेफिनेशन। ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी में डिफरेंस क्या है, इम्पार्शियलिटी क्या होती है, लिखो, ढूंढो। नॉन पार्टिसनशिप क्या होती है, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टिसनशिप में डिफरेंस क्या है, मोटा मोटा डिफरेंस बताता हूँ कि नॉन पार्टिसनशिप जो होती है वो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी होती है, कि किसी भी पार्टी की तरफ आपका कोई रुझान नहीं रहेगा, उसको नॉन पार्टिसनशिप बोलते हैं। इम्पार्शियलिटी होती है यू आर नॉट पार्शल टू एनीबडी, ये सोशल सेक्टर में यूज़ करते हैं कि एक बंदा आया, दूसरा बंदा आया और आपने एक को फेवर दिया, दूसरे को नहीं दिया, तो वो पार्शियलिटी होगी। नॉन पार्टिसनशिप में पॉलिटिकल स्फेयर में ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन, ये सब। एम्पैथी क्या होती है, फिर एक सिंपैथी वर्ड आता है, सिंपैथी और एम्पैथी में क्या डिफरेंस है, ये चीज़ें आपको अपनी कॉपी में लिख लेनी है। ये आपकी तैयारी का तरीका बता रहा हूँ, मैंने भी ऐसे ही तैयारी शुरू की थी। उसके बाद आता है इमोशनल इंटेलिजेंस। भाई ढूंढो ना इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है। मेरे पास एक डेफिनेशन है इमोशनल इंटेलिजेंस की, कि वो कैपेसिटी हमारी जिसमें हम खुद के इमोशंस को कंट्रोल कर सकें और दूसरे के इमोशंस को रीड कर सकें, वो होती है इमोशनल इंटेलिजेंस। अब आप इसकी डेफिनेशन ढूंढिएगा, आपको जो अच्छी लगेगी उसको लिख लीजिएगा। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इसके ऊपर कुछ बुक आपको रिकमेंड करूंगा, उसमें जितने से दिए हैं उतने ही आपको करना है, ज़्यादा इसमें नहीं घुसना। ये इसी टॉपिक की तरह है, जैसे ये था ना आपका ग्रेट टीचर्स एंड लीडर्स, इस टाइप का ये भी है, तो इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, तो उतना आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। पब्लिक सिविल सर्विस वैल्यूज़ एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेटस एंड प्रॉब्लम्स, ये सारा का सारा जो पार्ट आ गया आपका, इसको आप देख लेना, ये सारा का सारा केस स्टडीज़ में काम आता है। लेकिन फिर भी ये जो वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए ना, आपको एक एक वर्ड की डेफिनेशंस ढूंढनी है, परफेक्ट डेफिनेशन। ये नहीं कि आपको अकाउंटेबिलिटी की जो क्या बोलते हैं रैंडम डेफिनेशन मन में आ गई वो लिखनी, एग्जैक्ट डेफिनेशन और उसको रट्टा मारना है, रट्टा। एथिकल गवर्नेंस क्या होती है, एथिकल गवर्नेंस की बेस्ट डेफिनेशंस 3-4 निकाल कर रखो और उनको याद करो। प्रोबिटी क्या होती है इन गवर्नेंस, इसके ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं, कंसेप्ट इन पब्लिक सर्विस, फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस, इंफॉर्मेशन, ये आईसीटी के बारे में क्या हो सकता है, क्या इसके हो सकते हैं, कोड ऑफ एथिक्स क्या है, कोड्स ऑफ कंडक्ट एंड सिटीजन चार्टर क्या है, वर्क कल्चर क्या है। मोस्ट ऑफ द चीज़ें ना आपने इसमें से पढ़ी होंगी, आपको पता होगा ये चीज़ें, यू आर फेमिलियर विद थिंग्स, केस स्टडीज एंड द अबव इश्यूज। तो इतना सब आपको बताया था, वो क्यों, क्योंकि इस पेपर में जब आपको सवाल आएंगे, सेक्शन 1 होती है, सेक्शन 2 होती है। सेक्शन 1 सेक्शन 2 जो होती है, सेक्शन 2 इज़ ओनली अबाउट केस स्टडीज़। 2 में ना सिर्फ केस स्टडीज़ आएंगे, आपको कुछ सवाल आएंगे जिसमें केस स्टडी पूछ जाएगी, 20-20 नंबर के सवाल होते हैं, 5-6 हर बच्चा कर लेता है। वो कैसे करना है वो मैं आगे सब्सिक्वेंटली इन्हीं स्लाइड्स में आपको बताऊंगा। पेपर 1 में आपको इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, जो कि जनरली कैसे होते हैं, पेपर 1 के सवाल जो होते हैं वो बड़ी ज़्यादा फिलोसॉफिकल होते हैं, टर्म्स के ऊपर पूछे जाते हैं। तो ये जो आपको डेफिनेशंस मैंने बताई ना, ये वहाँ पे काम आती हैं, इन्हीं टर्म्स में से उठा करके कुछ पूछी जाएंगी, फिर उसको कुछ कंटेम्प्रेरी या किसी बोलते हैं ना अप्लाइड वे में पूछा जाएगा आपको कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल एक सवाल ले लेते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है और इमोशनल इंटेलिजेंस एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए क्यों बड़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। तो पहले तो आपको अगर पता है ना इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, तो बड़े आराम से आप लिख पाओगे कि इसकी यूटिलिटीज़ क्या है, एंड देयर यूटिलिटीज़, यहाँ पे एक टर्म भी लिखी है, उसकी एप्लीकेशन क्या हो सकती है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, गवर्नेंस के अंदर। तो ये चीज़ें आपको धीरे धीरे अपने आप आ जाएंगी। तो इसलिए सबसे पहले इसकी जो टर्म्स हैं उनसे आपने अच्छे से फेमिलियर होना है, उनकी डेफिनेशन आपने बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि ये चीज़ों को बार बार जब आप अपने आंसर्स में लिखोगे अच्छी तरह से, अच्छी अच्छी डेफिनेशन डाल के, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं और मतलब आपके अंदर ना वो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। ये अब मैंने टॉपिक वाइज बना लिया कि एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, ह्यूमन वैल्यूज़, ये वही जो पीछे आपको टॉपिक दिखाए थे वही है सब कुछ इसमें। आप ध्यान से देख लो तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, ह्यूमन वैल्यूज़, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स, मतलब समराइज़ किया हुआ है बेसिकली आपके लिए ना, मैंने समराइज़ किया हुआ है। तो कोड ऑफ एथिक्स एंड सिटीजन्स चार्टर, इसके लिए ना एक सेकंड ARC रिपोर्ट्स हैं, सेकंड ARC रिपोर्ट, वो मैं रेकमेंड करता हूँ जनरली पढ़ने के लिए। आगे देखेंगे रिकमेंडेशन, लेकिन अगर मैं भूल जाऊँ तो याद रखिएगा सेकंड ARC रिपोर्ट जो है वो आपको पढ़नी है। इसके ऊपर कोशिश करना कि सेकंड ARC रिपोर्ट ओरिजिनल फॉर्म में ना पढ़ो, उसके ऊपर विजन या किसी इंस्टीट्यूट जो भी है ना नॉर्मल, उन्होंने समरी लिखी होती है, उन समरीज़ को पढ़ लेना। आपका ये कोड ऑफ एथिक्स और सिटीजन चार्टर वाला पोर्शन वहाँ से भी अच्छे से हो जाएगा। तो
2018, 19, 20 पिछले 3 सालों का इसमें थोड़ा सा पैटर्न आपको बता रहा हूँ कि केस स्टडीज जनरली 120 नंबर की आती हैं, 6 सवाल होते हैं 20-20 नंबर के। तो बाकी बेसिक थिंकर्स के ऊपर इस तरह से 60-40 के बीच में चलता आ रहा है, मतलब पहले 60 था, फिर 40, फिर 60 फिर हो गया। फैमिली एंड सोसाइटी के ऊपर 10 था, 40 हो गया, 60 हो गया। मतलब यहाँ पे आपको एक इंक्रीज क्लियर दिख रही है कि फैमिली और सोसाइटी से जुड़े हुए सवाल धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। वर्क और ऑफिस 20 थे, लेकिन अब 0 से हो गया। पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस पहले थोड़ा सा इन्हेंस हुआ, फिर बिल्कुल नीचे आ गया। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस 0। तो कुल मिला के आप देख सकते हो फैमिली एंड सोसाइटी पे इस टाइम पे ज़्यादा फोकस चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी चीज़ों को आप इग्नोर करोगे, आपको सब कुछ पढ़ना है, आप किसी को इग्नोर नहीं कर सकते, एवरीथिंग इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट यहाँ पे थोड़ा फोकस ज़्यादा रखेंगे। द थिंकर, जो थिंकर वाला पार्ट है, उसको प्रिपेयर करने के लिए मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ। पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलॉसफी, सोशोलॉजी टाइप के जो ऑप्शनल वाले हैं ना, उन्होंने जनरली सारे के सारे पॉलिटिकल थिंकर पढ़े होते हैं, उनके लिए तो एक केक वॉक है। मैं फिलॉसफी का था, तो मुझे तो पॉलिटिकल थिंकर पढ़ने की भी ज़रूरत पड़ी नहीं, इसलिए पेपर 4 के लिए मैं ये चीज़ बोलता था, मैंने आज तक पेपर 4 के लिए कभी भी कोई किताब नहीं खरीदी। मेरे पास आज तक इसकी कोई भी किताब पेपर 4 की नहीं थी, और मेरे मार्क्स हमेशा ही 130 के अराउंड आते रहे हैं, 130 से ऊपर, 130 के ऊपर। और JNK में शायद 158 थे, जो JKS का एग्जाम इन्होंने लास्ट लिया था, उसमें 158 थे। मैंने आज तक कभी कोई इसकी किताब नहीं पढ़ी, कभी कोई नोट्स नहीं लिए मार्केट से, खुद से अपना जैसे मैंने स्ट्रैटेजी अपनी रखी वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ मैंने क्या किया था। पॉलिटिकल थिंकर्स के लिए दूसरी चीज़, ये माइकल सैंडल हार्वर्ड सीरीज ऑन जस्टिस एंड एथिक्स, ये इसका लिंक है। अब लिंक आप देख लो, जो आप कॉपी तो आप कर नहीं सकते, मैं शेयर करूंगा वीडियो के जो कमेंट सेक्शन में, मैं ये लिंक जो है पिन कर दूंगा। ये पूरी सीरीज़ है यूट्यूब पे, माइकल सैंडल हार्वर्ड सीरीज ऑन जस्टिस एंड एथिक्स, आप सर्च करना आपको मिल जाएगी। ये पूरी सीरीज़ देखोगे आप सबके सब बच्चे, सब देखोगे तो आपको बड़ी सारी चीज़ें अपने आप क्लियर होंगी। बहुत अच्छी है, ब्रिलियंट सीरीज़ है। पढ़ने का सही तरीका क्या होता है वो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। ये इस तरह का उसका एक वो है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जस्टिस, ये वो बंदा है माइकल सैंडल्स, और प्रोफेसर है, और इसकी ये लेक्चर सीरीज चल रही है। इस तरीके से आप इसको देखोगे यूट्यूब पे, ये आपका पहला काम। बुक्स कौन सी रेकमेंड करता हूँ, ये भाई हर बंदे ने लेक्सिकन रखी होती है, डेफिनेशन वेफिनेशन के लिए ये बुक बहुत अच्छी है। आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मत भी लेना, मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये बुक मैं रिकमेंड करूँगा, क्यों रिकमेंड करूँगा कि उसमें केस स्टडीज़ बड़े अच्छे हैं, इस बुक में थिंकर्स के बारे में अच्छे से बताया गया, तो ये बुक मैं रिकमेंड करूँगा सबको। अगर कोई लेना चाहता है तो ये बुक ले ले, ठीक है। तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या रही थी, कीप अ सेपरेट नोटबुक फॉर GS4, अपनी एक अलग से कॉपी रखनी है GS4 की। आपको हर रोज़ इनसाइट्स ऑन इंडिया और IS बाबा पे प्रैक्टिस के लिए सवाल आते हैं, हर रोज़। सिक्योर करके एक इनिशिएटिव है इनसाइट्स का, मैं पहले बता चुका हूँ, उस पर ना आपको लास्ट में एक सवाल आता है, उस सवाल को आप प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस करने के बाद कमेंट सेक्शन में चेक करोगे कि लोगों ने आंसर कैसे लिखे हैं, और उनके आंसर में से जो आपको अच्छे अच्छे पॉइंट्स लगेंगे अपनी इस कॉपी के अंदर आप उनको नोट डाउन करोगे, ठीक है। इनसाइट्स में सिक्योर लास्ट क्वेश्चन GS4, नोट डाउन द कंसेप्ट्स इफ दे आर न्यू, इफ यू नो द कंसेप्ट्स देन प्रैक्टिस इट। ये मेरा फंडा है, और बिलीव मी इस स्ट्रैटेजी से बेस्ट स्ट्रैटेजी कोई हो ही नहीं सकती। इतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे ना आपको, इतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे इस तरीके से, क्योंकि बड़े सारे कंसेप्ट इसमें रिपीटेडली आएंगे, बड़े आउट ऑफ द ब्लू सवाल आएंगे। यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ टू मैनेज दीज सिचुएशंस, ऐसे सवाल आने पर उसको मैनेज कैसे करोगे। तो केस स्टडी के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ कि केस स्टडी के जब सवाल आते हैं तो आपको क्या करना होता है। मोटे मोटे तौर पे सबसे पहले प्रॉब्लम को समझना है, अंडरस्टैंड दी प्रॉब्लम, कि भाई प्रॉब्लम क्या है। फिर उसके की स्टेक होल्डर्स क्या हैं, कि अगर कोई इशू है, कोई झगड़ा है, कोई लड़ाई है, तो उसमें स्टेक होल्डर्स कौन कौन है, किसका उसमें कंसर्न है, कौन उसे डायरेक्टली इम्पैक्ट अफेक्ट होगा, पॉसिबल सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं, और उनको दिमाग में सोचना है और लिखना है, फ्रॉम लीस्ट एक्सेप्टेबल टू द मोस्ट एक्सेप्टेबल। 4-5 सोल्यूशन निकालोगे, सबसे ऊपर वो जो सबसे लीस्ट एक्सेप्टेबल है, सबसे एंड में सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है आपके व्यू पॉइंट से, ठीक है। सजेशन मेरे क्या रहेंगे इसके लिए आपको, कि अपनी अप्रोच में थोड़े डेमोक्रेटिक लगना। ये नहीं है कि मेरे को ऐसा लगता तो ऐसा होगा, तो डेमोक्रेटिक मीन्स कि लोगों से सजेशन मांगना, NGOs को इन्वॉल्व करना, लोगों से फीडबैक लेना। देखो NGOs और सिविल सोसाइटी को यूज़ करना अपने काम में, लॉ को अपहोल्ड करना, कि अगर कोई कानून है, सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन है, कोई रूल है, तो आप इसको अपहोल्ड कर सकते हो। आपको इसको अपहोल्ड करना है, आपका काम ही है। प्रैक्टिस ऑल केस स्टडीज फ्रॉम इनसाइट्स ऑन इंडिया, देयर इज अ सिंगल सेक्शन ऑन द केस स्टडी, सॉल्व ऑल। एक केस स्टडी के ऊपर ना इनसाइट्स ऑन इंडिया के एक पूरी की पूरी सेक्शन है, आपने सर्च करना है इनसाइट्स ऑन इंडिया पे जाके, तो आपको केस स्टडीज़ के बड़े सारे सवाल मिल जाएंगे। इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन डाले हैं, उन सबको प्रैक्टिस करो, तो आपको समझ आएगी कि केस स्टडीज़ में किस तरीके से उसको अप्रोच करना होता है। तो कुछ सवाल मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, भाई इनको मैं कैसे अपने एंड से इनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा केस स्टडीज़ का, क्योंकि केस स्टडीज़ ना काफ़ी अच्छे मार्क्स प्रोवाइड करते हैं आपको। सवाल ये है, यू आर द सरपंच ऑफ अ पंचायत, देयर इज़ अ प्राइमरी स्कूल रन बाय द गवर्नमेंट इन योर एरिया,
Midday meals are provided to children attending the school. The headmaster has now appointed a new cook in the school to prepare the meals. However, when it is found that the cook is from a Dalit community, highlight, almost half of the children belonging to the higher caste are not allowed to take meals by their parents. Consequently, the attendance in the school fell sharply. This could result in the possibility of discontinuation of midday meal scheme thereafter the teaching staff and the subsequent closing down of the school. 250 नंबर का सवाल था और था ये किस साल में था, हाँ 2015 के GS4 में मैंने लिखा हुआ था ये मेंस का पेपर, मुझे तभी याद है। आप इस सवाल को क्या करोगे, सबसे पहले याद रखना, कुछ जब भी आप क्वेश्चन में केस स्टडी पढ़ते हो ना, सवाल को बड़ी तेज़ी से पढ़ना है और इंपॉर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन करना है। पहला, आप हो क्या, अपनी औकात समझो, आप सरपंच हो, ठीक है, यू आर अ सरपंच। फिर है क्या, प्राइमरी स्कूल है जो सरकारी है जहाँ पे मिड डे मील चलता है और आपने वहाँ पे दलित कम्युनिटी के बंदे को कुक लगा दिया है। अपर कास्ट के लोग उसको कहते हैं कि हम अपने बच्चों को खाना नहीं खिलाएंगे, अगर वो खाना नहीं खिलाएंगे तो डिसकंटिन्यूएशन की वजह से आपका स्कूल भी क्लोज हो सकता है। ये आपके पूरे पैरामीटर्स आगे आपने हाईलाइट कर लिए। नाउ यू अंडरस्टैंड द एंटायर केस। डिस्कस सम फिजिबल स्ट्रेटजीज टू ओवरकम द कन्फ्लिक्ट एंड टू क्रिएट राइट एम्बियंस। What should be the responsibilities of different social segments and agencies to create positive social ambience for accepting such changes? तो ये दो आपको सवाल पूछे गए। सवाल को समझना भी बहुत ज़रूरी है। कंडीशन आपने समझी, सवाल आपने समझ लिया। सवाल ये बोलता है कि भाई क्या करोगे इस सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए, और दूसरा आ गया कि मतलब हर जो स्टेक होल्डर है इसमें सोसाइटी का, उसका क्या क्या रोल होना चाहिए। तो अपनी स्ट्रैटेजी पे आ जाते हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। आपने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है। इसमें प्रॉब्लम आप समझ गए ना कि एक आप सरपंच हो, आपके गांव में मतलब एक स्कूल है जहाँ पे सारी कास्ट के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन मिड डे मील कुकिंग के लिए आपने किसी दलित को अपॉइंट कर दिया और अपर कास्ट के लोग बोलते हैं भाई इसका बना खाना हम नहीं खाएंगे। तो अगर वो खाना नहीं खाएंगे, धीरे धीरे स्कूल से बच्चों की अटेंडेंस जो है कम होती जा रही है और धीरे धीरे हो सकता है कि स्कूल भी बंद हो जाए। आप क्या करोगे? की स्टेक होल्डर्स ढूंढो। इसमें स्टेक होल्डर कौन कौन है? सबसे पहला स्टेक होल्डर है इसमें वो कुक, ठीक है, एक स्टूडेंट्स, विलेजर्स और आप खुद, मैं जो खुद हूँ स्वयं सरपंच साहब, हम सब इसके स्टेक होल्डर हैं। और कोई स्टेक होल्डर है तो आप उसको भी ढूंढ सकते हो। ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं, इनके ऊपर इसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं ये भी आपको देखना है। फिर उसके बाद क्या है, सजेशंस आप क्या दोगे। सजेशंस में मेरा ये वाली चीज़ें याद रखना। सबसे पहला सजेशन आप यहाँ पे ये दोगे कि भाई मैं सब जो स्टेक होल्डर्स हैं एज अ सरपंच, मैं सबसे अलग अलग तौर पे बात करूँगा। आई विल ट्राई टू कन्विंस दैम। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा था कि मैं जो अपर कास्ट के जो लोग हैं उनको बिठाऊंगा, उनको समझाऊंगा कि भाई देखो हाइजीन और अनटचेबिलिटी में फ़र्क होता है। अगर वो दलित वुमेन हाइजीनिक है, साफ़ सुथरी है, अच्छे कपड़े पहन के आती है, हाथ धो करके साफ़ सुथरा खाना बनाती है, तो इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो लोगों को पहले समझाऊंगा, फिर लोगों से फीडबैक लूँगा, उनके कंसर्न्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूँगा। वहाँ की सिविल सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, एनजीओज़ हैं जो इस मतलब कास्ट के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, दलित एमेंसिपेशन पे वर्क कर रहे हैं, उनको इसमें इन्वॉल्व करूँगा कि वो लोगों को समझा सकें इस चीज़ को लेकर के। और फाइनली आई विल अपहोल्ड द लॉ। जो अपर कास्ट के लोग हैं मैं उनको एक चीज़ और वार्न करूंगा। आई विल गिव देम अ वार्निंग कि अगर आपने इसको कंटिन्यू किया और दलित वुमेन को आपने किसी तरीके से हार्म किया तो मैं आपके ऊपर एक जो हम मतलब बोलते हैं ना एक एक्ट है SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट, वो इन्वोक हो जाएगा। अगर वो इन्वोक हो गया तो भाई आपका मुश्किल हो जाएगा। अगर वो एक्ट आपके ऊपर इन्वोक हो जाता है तो थोड़ा सा डरा भी दूंगा उनको। आई विल अपहोल्ड द लॉ ऑल्सो। आई विल ऑल्सो टेल देम कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें इस तरह की ब्लैटेंट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की परमिशन नहीं देता। और फाइनली मैंने क्या लिखा था कि एज अ सरपंच मैं अपने बच्चों को स्कूल में भेजूंगा और खुद जाकर के इस दलित औरत के बने जो खाने को खा करके एक एग्जाम्पल सेट करूंगा ताकि बाकी लोग भी धीरे धीरे बिकॉज आई एम अ लीडर ऑफ दैट विलेज, मैं गांव का सरपंच हूं तो लोग मेरे को फॉलो करेंगे। व्हाट शुड बी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट सोशल सेगमेंट्स एंड एजेंसीज टू क्रिएट पॉजिटिव सोशल एम्बियंस। तो क्या हो सकता है, एनजीओज का क्या काम हो सकता है? एनजीओज का काम हो सकता है लोगों को जाकर के समझाना। जिन लोगों में एनजीओज का एक पकड़ होती है उनके बीच में जाकर के उनको समझाना। पुलिस का काम हो सकता है लोगों को थोड़ा सा डराना, एडमिनिस्ट्रेशन का थोड़ा सा डराना भी और समझाना भी। और तीसरा जो सिविल सोसाइटी है उसको बताना कि भाई हम एक ही लोग हैं, वी आर इंडियंस फर्स्ट, हम इंसान हैं। वहाँ पे आप थोड़ा बहुत मतलब शास्त्रों को भी कोट कर सकते हो। यू कैन कोट भगवत गीता की। भगवत गीता में देखो भगवान ने लिखा है कि सब मेरे अंश हैं, सब बराबर हैं। जो वर्ण प्रथा है वो जाति प्रथा और वो डिफरेंट है, मतलब कोई ऊंचा नीचा नहीं होता, अपने कर्म से ऊंचे नीचे होते हैं। इस तरीके की चीज़ें करके लोगों को आप कन्विंस करोगे तो दिस इज़ द वे टू अप्रोच अ केस स्टडी। मैंने आपको एक सारी कहानी इसलिए सुनाई कि शायद आपकी कहीं हेल्प हो सके। आगे बढ़ते हैं। ये भी बड़ा खतरनाक सवाल है, 2017 में आया था। यू आर एस्पायरिंग टू बिकम एन IAS ऑफिसर एंड यू हैव क्लियर्ड वेरियस स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन, नाउ हैव बीन सिलेक्टेड विद द पर्सनल इंटरव्यू ओके। मेरा एस्पायरेशन है IAS बनना और
मेरा इंटरव्यू है, ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू ऑन द वे टू एवेन्यू सॉ एन एक्सीडेंट, मदर एंड चाइल्ड वर हैपन टू बी योर रिलेटिव्स वर बैडली इंजर्ड, मदर एंड चाइल्ड हु हैपन टू बी योर रिलेटिव्स वर बैडली इंजर्ड, दे नीडेड इमीडिएट हेल्प, व्हाट वुड यू हैव डन इन सच अ सिचुएशन, जस्टिफाई योर आंसर। मैंने यहाँ क्या लिखा था मैं बता सकता हूँ, शायद मेरा आंसर उतना अच्छा ना हो। देखो यार, मेरा इंटरव्यू है, मेरे करियर का सवाल है, लेकिन बंदे भी जो इनको लगी है वो भी मेरे अपने हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं ये कर सकता हूँ इंटरव्यू स्किप कर लूँ, उनको अपनी गाड़ी में बिठाऊँ और उनको मैं लेकर के यहाँ से हॉस्पिटल ले जाऊँ, तो वो सही नहीं होगा, सही नहीं होगा, क्योंकि वो प्रैक्टिकल ही नहीं होगा, कोई भी इंसान ऐसा नहीं करेगा। बेटर मैंने ये लिखा था, मैं वहाँ रुकूंगा, उतरूंगा, उन लोगों को साइड पे लूँगा, जिस गाड़ी में अगर मैं हूँ, इफ़ आई एम ट्रैवलिंग बाय अ व्हीकल, मैं उसी गाड़ी में उन लोगों को बिठाऊंगा और ड्राइवर को बोलूँगा इमीडिएटली इनको हॉस्पिटल ले जा, और खुद ऑटो कर करके मैं इंटरव्यू देने चले जाऊँगा। और जब इंटरव्यू देकर आऊँगा तो वापस उनके घर जाऊँगा और उनके हॉस्पिटल में जाऊँगा। उनके घर वालों को तो मैं ऑलरेडी इन्फॉर्म कर ही चुका हूँ मॉर्निंग में कि भैया हॉस्पिटल पहुँच जाओ, ऐसे ऐसे उनको लगी हुई है, तो वहाँ जा करके उनकी केयर करूँगा। दिस इज़ वॉट आई रोट। अगर मेरे पास गाड़ी नहीं है तो मैं एम्बुलेंस 102 नंबर पे कॉल करूंगा या पुलिस को कॉल करूंगा और बोलूंगा प्लीज़ हेल्प देम आउट, और साथ ही साथ अपने घर वालों को बोलूंगा कि कोई घर का बंदा जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाए, क्योंकि जो जिनको लगी है वो हमारे अपने हैं। तो इस तरीके से मैंने 2-3 आंसर लिखे थे, उनको जस्टिफाई करने के लिए। लेट्स बी प्रैक्टिकल यार, ऐसी फुर्ती मत मारना कि नहीं नहीं मैं तो पहले इंसानियत का रखवाला बनूंगा, रिश्तेदारों को हॉस्पिटल पहुंचाऊंगा। कहीं ना कहीं वही दिखाता है, एक तो तुम इम्प्रैक्टिकल हो, तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि ये ब्लेटेंट लाई है, तुम झूठ बोल रहे हो। और दूसरी बात ये है, अगर मेरे खुद के किसी घर वाले का भी एक्सीडेंट होगा ना, तो मेरे घर वाले कभी नहीं चाहेंगे कि मैं अपना आईएएस का इंटरव्यू छोड़ करके उनको लेकर आ जाऊँ, क्योंकि कोई तो है ना टू टेक केयर ऑफ देम। मेरा भाई होगा, मेरा दोस्त होगा, गाड़ी वाला होगा, ड्राइवर होगा, एम्बुलेंस होगी, देयर इज समबडी टू टेक केयर ऑफ इट। आधे 1 घंटे के इंटरव्यू में वापस उनके पास जाकर के उनका पूरा ध्यान रख सकता हूँ, उससे मेरे घर वालों को भी अच्छा लगेगा। अगर मैं उनको छोड़ करके वहाँ चल जाऊँगा तो ठीक होने का क्या होता है, घर वाले मेरे को चप्पल मारेंगे, तूने ये क्या काम किया। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना बड़ा ज़रूरी होता है, और हमें ये समझना होता है कि आप एडमिनिस्ट्रेटर बनने जा रहे हो, अफसर बनने जा रहे हो, वर्कर बनने नहीं जा रहे। सारे काम आपको खुद नहीं करने, आपको काम करवाने हैं। यू मस्ट अंडरस्टैंड हाउ टू गेट थिंग्स डन, दूसरों से काम कैसे करवाना है। तो ये वही एग्जाम्पल थी कि यहाँ पे आपको खुद नहीं भागना, आपको किसी से काम करवाना है, ठीक है, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी नहीं भागना। 2017 का एक और सवाल आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, एक केस स्टडी का। यू आर द हेड ऑफ अ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। One day, one of the workers died on duty. His family was demanding compensation. However, the company denied compensation because it was revealed in investigation that he was drunk at the time of accident. The workers of the company went on a strike, asking for the compensation. The chairman of the management board has asked for your recommendation. यार कहानी सिंपल सी थी। एक बंदा है, मेरी कंपनी में काम करता है, उसका एक्सीडेंट होता है, वो मर जाता है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है उसने दारू पी रखी थी, शराब पी करके वो ही काम कर रहा था, जो कि टोटली इलीगल है, गलत है। इसलिए अगर कोई शराब पी करके मरता है तो ना उसको तो इंश्योरेंस भी नहीं मिलता, तो कंपनी उसको कंपनसेट क्यों करेगी, उसकी अपनी गलती है। लेकिन वर्कर्स जो है वो स्ट्राइक पे गए हैं कि नहीं इसको कंपनसेट करो, ही वॉज वन ऑफ अस, वो हमारे जैसा था। अब कंपनी आपसे चाहती है कि आप क्या फीडबैक दोगे, क्या फीडबैक दोगे आप भाई। इसमें आप 3-4 ऑप्शंस लिखो। एक ये है कि मैं रेकमेंड करूंगा ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, क्यों ना डिस्कस द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ईच रिकमेंडेशन। मैं बोल दूंगा, मैं बोल देता हूँ कंपनी को कि भाई इसको कंपनसेशन दे दो, क्योंकि कंपनी का इज्जत का सवाल है। वर्कर्स अगर अगेंस्ट हो जाएंगे तो कंपनी की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, शटडाउन होगा, इकोनॉमिक लॉस होगा। अगर 10-15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीने से कंपनी बंद रहती है हमारी, तो कंपनी को नुकसान है। चुप करके कंपनसेशन दो, कहानी खत्म करो। लेकिन इसमें बुराई क्या है, यू आर सेटिंग अ रॉन्ग प्रेसिडेंस। आने वाले टाइम में लोग दारू पी करके मरते जाएंगे, दे नो कि कंपनसेशन मिलना है। एक प्रकार का ये वो ना एक इंसेंटिव स्कीम है कि अगर आप दारू पी करके काम करते हो तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, अगर आप अच्छे से काम करते हो तो सब कुछ मिलेगा। तो लोगों के बीच में लाइन ड्रॉ करना बड़ी ज़रूरी है, सही गलत वाली। आपने काम तो निकाल लिया, कंपनी तो चला लिया अपनी, लेकिन एक रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट कर दिया। दूसरा इसका एक्सट्रीम रिकमेंडेशन मैं ये दूंगा कि डायरेक्टली आई विल गो बाय द लॉ, इस बंदे को कुछ भी नहीं दूंगा, क्योंकि ही इज इन डायरेक्ट कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द कंपनी, एंड ही इज ऑल्सो क्या हो रहा है, कंपनी की जो पॉलिसी है उसके भी अगेंस्ट है ये बंदा, और इसने इलीगल काम भी किया, तो ये डिजर्व नहीं करता। इसको मैं कुछ नहीं दूंगा, आई विल नॉट रिकमेंड एनीथिंग फॉर हिम, नो कंपनसेशन एट ऑल, इसको कुछ नहीं दूंगा। लेकिन इससे क्या होगा, इससे एक वर्कर्स के अंदर एक प्रकार का गुस्सा बढ़ जाएगा कंपनी के प्रति, और हो सकता है कि स्ट्राइक इतनी ज़्यादा लिंगर ऑन हो जाएगी कंपनी को इकोनॉमिक और फाइनेंशियल लॉसेस हो जाएं। तो फिर अच्छा आंसर क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। मेरा आंसर क्या था मैं बताता हूँ। मैंने लिखा था कि मैं वर्कर्स की मीटिंग बुलाऊंगा, उनकी यूनियन को अपने पास बिठाऊंगा, उनको बताऊंगा कि देखो भाई बात इस तरह से है कि कानूनी तौर पे हम इस बंदे को कुछ भी कंपनसेशन नहीं दे सकते, क्योंकि उसने काम जो किया था वो गलत था। लेकिन क्योंकि वो हमारे परिवार का हिस्सा है, हमारी कंपनी का एक पार्ट है, एज अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, तो वी शैल
डिवाइस अ मिडवे, एक बीच का रास्ता हम निकालते हैं। बीच का रास्ता क्या होगा, हम लोग अपने अपने बोलते ना अपने बिहाफ पे एक एक दिन की सैलरी वॉलंटरी बेसिस पे कंट्रीब्यूट करते हैं ताकि इस बंदे को कंपनसेट किया जा सके। सारे वर्कर्स को बोलेंगे अगर आप उसके वेल विशर हो, आप एक एक दिन की सैलरी डोनेट करो, हम अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन में कंपनी जो टॉप लेवल पे है वो भी इस कॉर्पस में कुछ ना कुछ पैसा डालेगी ताकि इसकी फैमिली का ध्यान रखा जा सके, क्योंकि उसकी फैमिली का इसमें क्या दोष, उनको तो कुछ ना कुछ कंपनसेशन मिलनी चाहिए। इस तरीके से वर्कर्स भी कन्विंस हो जाएंगे, मैनेजमेंट भी कन्विंस हो जाएगी और सबका काम निकल जाएगा। दिस इज हाउ यू डिवाइस अ मिडवे। इस तरीके से मैंने इसका आंसर निकाला था। तो शायद बड़े अच्छे नंबर भी मिल गए थे मेरे को, 138 थे शायद मेरे इस साल उसमें जीएस पेपर 4 में। तो ये तरीके हैं इस पेपर को अप्रोच करने के। कुल मिला के मोटा मोटा पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि डेफिनेशंस अच्छे से पढ़ो, जितनी भी इसकी डेफिनेशन है सिलेबस की उनके नोट्स बना लो। दूसरा, केस स्टडी को प्रैक्टिस करो। बुक खरीदने की भी आपको जरूरत नहीं है। केस स्टडीज़ कहाँ से मिल जाएंगी मैंने आपको बता दिया, इनसाइट्स ऑन इंडिया पे। इनसाइट्स ऑन इंडिया पे आपको मिल जाएंगी केस स्टडीज़ का सारा मटीरियल, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और डेली सिक्योर या IS बाबा पे जो डेली क्वेश्चन आंसर आते हैं, सिक्योर इनिशिएटिव इनसाइट्स का है, और IS बाबा पे जो डेली प्रैक्टिस वाले सवाल आते हैं उनको प्रैक्टिस करोगे और कहीं ना कहीं अपने नोट्स में लिखोगे। दैट वे यू विल अंडरस्टैंड बेटर की चीज़ें क्या हैं। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर साहब हैं उनके मैंने आपको बोला है कि वो आपको सीरीज़ देखनी है पूरी की पूरी जस्टिस और एथिक्स के ऊपर, उस पर से आप अपने नोट्स बना सकते हो। तीसरा, टाटा मैग्रा हिल की जो बुक है वो बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी अच्छी बुक है, वो पढ़ सकते हो। और किसी का लेक्सिकन है तो लेक्सिकन बड़ी बेकार बोरिंग बुक है, सो जाओगे पढ़ते पढ़ते। चलिए डेफिनेशन है, आंसर लेक्सिकन वाले लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, ये भी वार्निंग आपको पहले दे देता हूँ। तो कुल मिला के कुछ ज़्यादा इसमें सिरदर्द लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड ARC रिपोर्ट मैंने आपको पहले ही बताया था, सेकंड ARC रिपोर्ट की समरीज़ हैं वो आप पढ़ सकते हो। अगर किसी के पास टाइम है, कोई अच्छे से प्रिपेयर कर चुका है, तो ये जो है कि इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप पढ़ सकते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प इसमें मिलेगी। तो मैंने कुल मिला के सारा इसमें कवर कर लिया जीएस पेपर 4, इससे ज़्यादा जीएस पेपर 4 में कुछ भी नहीं है। राइटिंग के टाइम इतना ध्यान रखना कि सबसे पहले आप जो पार्ट 1 होता है ना पेपर का, सेक्शन 1 होता है, उसको अप्रोच करोगे, और जो केस स्टडीज़ है उसको बाद में लिखोगे। कोशिश करनी है आपको कि 3 घंटे का जो आपका पेपर है उसमें 1 घंटा और 15 मिनट में आपका पेपर 1 सेक्शन 1 जो है वो खत्म हो जाए, और बचे हुए जो आपके पास मतलब कुल मिला के कितने बचेंगे, वहाँ 1 घंटा 45 मिनट्स बचेंगे, उसमें आप करोगे अपना केस स्टडीज़। केस स्टडी में टाइम लगता है, इसलिए बोल रहा हूँ इसको जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करना। ये मेरी तरफ से छोटे से टिप्स थे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आप प्री की तैयारी करो अच्छे से, आपके सिर पे है, साथ साथ ये सब भी करते रहो जो मैंने आपको बताया। तो इसके बाद हम देखेंगे आगे एसए को डालना है, अभी डालना है बाद में डालना है। मेरा मन है कि प्री के बाद एसए को डालूंगा, अभी प्री से रिलेटेड आपको 2-4 वीडियोज़ में डालने वाला हूँ आने वाले दिनों में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।